अरविंद केजरीवाल जो है वो साथ में थे इंडिया गठबंधन के, बाद में दिल्ली में हरियाणा में वो अलग अलग लड़े। ये दूसरे इंडिया गठबंधन की बात है। इस तरह से परिस्थिति बिहार में भी चेंज हुई, दिल्ली में भी चेंज हुई, हरियाणा में भी चेंज हुई। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय क्षत्रियों का दबदबा है। कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार वो साथ है। अखिलेश यादव सभी टिकट खुद से फाइनल करेंगे। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी और 2024 में वो सांसद बन गए, तो अब उनका भी महत्व है। मायावती पोस्ट पोल अलायंस करती है, प्री पोल अलायंस नहीं करती। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। संजय निषाद ने शब्दों की गरिमा को लांघ दिया। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें सड़क, बिजली, पानी ये कंसिडर नहीं होता। जो मुलायम सिंह यादव का आ रहा था कि दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो ऐसा ही आ रहा है। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ विकास करना जरूरी नहीं है। चुनाव जो है वो बहकाने से भी जीता जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हमारे शो एक्सप्लेनर में जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है, क्योंकि यूपी में एसआईआर का ड्राफ्ट आउट हो गया है और यूपी में चुनाव का पूरा माहौल तैयार है। इसी बीच राजनीतिक हलचल तेजी से बढ़ रही है। क्या कुछ हो रहा है, मेरे कुछ सवाल हैं जिस पे मैं आज सर से बात करूंगी। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। कैसे हैं सर आप? ठीक है, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। सर मेरा पहला सवाल है कि एसआईआर का ड्राफ्ट आउट हो गया है, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि यूपी चुनाव के मोड में है। ठीक है, तो जो हमारी टीम्स हैं, टीम से मेरा आशय है कि एनडीए, इंडिया गठबंधन, तो क्या ये जैसे चुनाव पिछली बार लड़ा गया था वैसे ही लड़ा जाएगा या कुछ इसमें इस बार बदलाव देखा जा सकता है? हाँ, देखिए अभी 2024 में हमने देखा कि 2024 में कुछ परिवर्तन हुआ, टीम बदली। जैसे आप देखें कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उस समय वो संयोजक थे, लेकिन 2024 में उनकी स्थिति बदल गई थी। उसके बाद में बिहार का चुनाव हुआ तो उनकी स्थिति बदल गई। ये तो बिहार की और केंद्र की बात है। अरविंद केजरीवाल जो है वो साथ में थे इंडिया गठबंधन के, बाद में दिल्ली में हरियाणा में वो अलग अलग लड़े। ये दूसरे इंडिया गठबंधन की बात है। इस तरह से परिस्थिति बिहार में भी चेंज हुई, दिल्ली में भी चेंज हुई, हरियाणा में भी चेंज हुई, महाराष्ट्र में भी हमने कुछ चेंज देखा था, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारा जो चर्चा का केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। आज इनकी स्थिति बिल्कुल उलट है। ये संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो सिनेरियो एकदम बदला है, कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो गया है। इस नजरिए से हम देखें तो नई टीम 2022 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार वो साथ है। तो टीम की सिचुएशंस जो है वो चेंज हुई है। इसलिए पहले की परिस्थिति क्या रही है, इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी। आपने चूंकि टीम मैनेजमेंट की बात की, पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट की बात की, तो पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से हम सोचे तो चेंज है। पहला चेंज तो ये है कि जो टीम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी चुनाव में, आज वो नहीं है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अखिलेश यादव को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये फर्दर अगला डिस्कशन का सब्जेक्ट है। फिलहाल की स्थिति यह है कि टीम जो 2022 में थी वो टीम दोनों की नहीं है, टीम दोनों की चेंज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की टीम भी चेंज है और एनडीए की टीम भी चेंज है। दोनों टीमें बदली हुई है, दोनों टीमों का स्वरूप बदला हुआ है, दोनों टीम में नए प्लेयर्स आ गए हैं, नए पॉलिटिकल पार्टीज आ गए। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे और 2024 में वो सांसद बन गए, तो अब उनका भी महत्व है। 2022 के चुनाव में मायावती जी जो हैं उनका एक ही विधायक जीत करके आया था। इस बार ऐसा मान करके कि वो संभवतः अपनी सक्रिय राजनीति का आखिरी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना जा रही है, तो ऐसा मान करके हो सकता है उनका समाज वो बूस्ट अप करे और वो
कुछ सीटें ज़्यादा ले जाएं, ये भी एक संभावना है। वो किसके साथ आएंगी, किसके साथ नहीं आएंगी? मायावती जी ने पिछले कुछ सालों में, मायावती पोस्ट पोल अलायंस करती हैं, प्री पोल अलायंस नहीं करती। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो शायद कुछ इस बार नया करें। आकाश आनंद जो है, उनकी भी बेटी आ गई है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं इनको बहन जी जैसा बनाना चाहूँगा। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है ये बात यहाँ कहना कि हो सकता है कि इमोशनली पिछले कुछ दिनों पहले जो आकाश आनंद को लेकर के मायावती जी की नाराजगी रही है, वो भी दूर हो, तो वो फुल फोर्स से अपने भतीजे को प्रमोट करें। तो राजनीतिक सिनेरियो यकीनी तौर पे चेंज होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो यकीनन वो उत्तर प्रदेश में मजबूत तरीके से खड़ा होना चाहेंगे, स्टैंड करना चाहेंगे। एक इशू ये है, कांग्रेस वो चाहेगी कि वो बसपा के कमजोर होने से वो चाहेगी कि वो भी अपना दलित माइनॉरिटी, अपना वोट बैंक जो पहले का था, कांग्रेस का वोट बैंक था ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक, कि किसी तरह वो वहाँ अपने आप को प्रासंगिक बनाए, कुछ मजबूत वहाँ बने। तो 2027 का जो चुनाव है वो नया चुनाव है, वो नीरस नहीं है, उसमें रस है, वो इंटरेस्टिंग मूवी की तरह है, वो बोरिंग किरदार नहीं रखता, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, उठापटक होगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव ऐसा होगा कि एक तरफा चुनाव होगा। ये चुनाव ऐसा होगा जिसमें लड़ाई होगी, और किस तरह की लड़ाई होगी ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, समय आने पर। सर, मेरा अगला सवाल है कि 2022 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो अखिलेश यादव के सहयोगी थे, जैसे अभी आपने नाम भी लिए, जयंत चौधरी हो गए, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद हो गए, तो क्या ये लोग वापस आएंगे दोबारा से? और अगर आएंगे तो क्या अखिलेश यादव इन्हें वापस ले लेंगे अपनी पार्टी में? देखिए, मैं पहला तो आपको यही बता दूं कि संजय निषाद जो है वो तो उनको तो अखिलेश यादव ने काफी प्रमोट किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी में एक बड़ा फर्क है। वो संजय निषाद में, संजय निषाद ने शब्दों की गरिमा को लांघ दिया। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया राजनीति में, उनका प्रयोग करना वो अनुचित लगता है। वो पर्सनल हुए कई चीजों को लेकर के, खासकर समाजवादी पार्टी का जो महत्वपूर्ण वोटर समूह है, माइनॉरिटी मुस्लिम्स, उनको लेकर के संजय निषाद ने कुछ ऐसे बयान दिए कि अगर अखिलेश यादव उनको अपने साथ ले लेते हैं तो माइनॉरिटी जो है वो उनसे सवाल पूछेगी, मुसलमान उनसे सवाल पूछेंगे, और ऐसी स्थिति में वो अनकंफर्टेबल होंगे, और चूंकि वो अनकंफर्टेबल होंगे तो इस स्थिति से बचेंगे अखिलेश यादव। पहली बात तो आपको ये मैंने बता दी। दूसरी बात यह, ओम प्रकाश राजभर का जहां तक प्रश्न है, तो ओम प्रकाश राजभर जो है, कोई ऐसी राजनीतिक बात उन्होंने छोड़ी नहीं जो पर्सनली उन्होंने अखिलेश यादव और उनके परिवार को टारगेट करके कहीं ना हो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर में एक चीज है, वो दूसरे नेताओं से अलग है। उनको शर्मिंदगी नहीं होती अपनी बात कहने में, गलती मानने में शर्मिंदगी नहीं होती। वो मंच पर आकर कह देंगे कि मैंने राजनीतिक बात कही थी, मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूँ। तीनों नेताओं में ओम प्रकाश राजभर ऐसे हैं जो पलटी मार सकते हैं। वो कह देंगे कि मैंने जो अखिलेश यादव को कहा वो मेरा राजनीतिक बयान थे और मैं उसकी, मुझे खेद है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ऐसा उनका नेचर है, वो पॉलिटिकल डायलॉग्स थे, ऐसा कह सकते हैं। अब ये अखिलेश यादव पर डिपेंड करता है कि वो उस पर क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन जयंत चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बातचीत हो रही है कि जयंत वापस आते हैं, अखिलेश के साथ आ सकते हैं, वेस्ट यूपी में होती है बातचीत। उसका कारण यह है कि आप समझे तो जयंत चौधरी 2017 में कहाँ थे? 2017 में उनका एक विधायक था, 2017 में उनका एक विधायक था, 2014 में उनका कोई नहीं था। 2019 में जयंत चौधरी और उनके पिता चौधरी अजीत सिंह दोनों चुनाव हार गए थे। 2022 में उन्होंने बूस्ट किया, उनके 8 विधायक भी जीते, उनको वोट भी अच्छी पड़ी, उनके 30 से ज़्यादा लोग लड़े भी, उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और वो राज्यसभा में चले गए।
वो ऐसे समय पर राज्यसभा में चले गए जब राजनीतिक हलकों में उत्तर प्रदेश में ये चर्चा थी कि डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, वो राज्यसभा में जाएंगी। और कई दिन तक ये सोशल मीडिया पर आम जन में, लोगों में चर्चा रही कि डिम्पल यादव जो है वो ही जाएंगी। और जयंत चौधरी भी दावेदार है, लेकिन डिम्पल को ही भेजेंगे अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को नहीं भेजा, जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। और उसके बाद से कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की आई, तो कई दिन तक अखिलेश यादव इस बात से आहत दिखे कि जयंत चौधरी उन्हें छोड़कर चले गए। इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। एक कारण ये भी था कि हाथरस में जो लाठी कांड हुआ था, जिसमें वो हाथरस में पीड़िता से मिलने जा रहे थे, रेप पीड़िता से, तो पुलिस ने लाठी बजाई थी इन पे। और भी बहुत सारे कारण थे। कई कारण इस तरह के थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब भी कोई धरना, प्रदर्शन या आंदोलन की बात आती थी, तो जयंत चौधरी के लोग जो थे वो लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो बहुत अधिक संभावना नहीं थी कि जाएंगे बीजेपी। तो अखिलेश यादव को उनका जाना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है पारिवारिक कारण भी हो, क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव और जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह, दोनों में भाई जैसे संबंध थे। और एक तरह से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, किसान का मेरा वर्ग के सबसे बड़े नेता थे। वो मुलायम सिंह यादव जी को अपना दूसरा बेटा ही मानते थे, इतने घनिष्ठ संबंध में थे। तो पारिवारिक भी और पॉलिटिकल भी, दोनों परिस्थितियों में अखिलेश यादव को ये अच्छा नहीं लगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी का आना वो अखिलेश यादव को अनकंफर्टेबल करेगा, और वो आएंगे भी नहीं। जयंत चौधरी क्या पोजीशन रहेगी, मुझे लगता है वो इसलिए भी नहीं आएंगे कि उनको लगता है कि 2029 तक केंद्र में वो मंत्री रहेंगे। फिर पिछले कुछ दिनों में हमने एक नई चीजें देखी है, जैसे अगर हम नोटिफाई करें तो हमें पता चलता है कि जयंत चौधरी जाट राजनीति में इस समय देश में एकमात्र बड़े नेता हैं। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ हटे और सतपाल मलिक को ईश्वर ने बुला लिया। संजीव बालियान चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा कोई फेस नहीं जाट। तो जयंत चौधरी इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुटेबल लगता है उनका फेस। तो अगर हम देखें तो ऐसी परिस्थिति में जयंत जाएंगे भी नहीं। अगर अखिलेश यादव बुलाएंगे नहीं तो जयंत जाएंगे नहीं। और फिर वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या वहां जाकर के वो डिप्टी सीएम उनको घोषित करेंगे अखिलेश यादव? वो तो वो करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे। हो सकता था कि 2022 में अगर 20 सीटें इनकी आ जाती और सरकार बनाने की स्थिति में अखिलेश यादव होते तो डिप्टी सीएम को बना देते। अब वैसी स्थिति में नहीं आएगी, तो जाने का तो प्रश्न नहीं है। इस पर बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा जो पॉलिटिकल व्यू है वो ये है कि जयंत चौधरी जाएंगे अखिलेश यादव के साथ, इसका प्रश्न नहीं। इसका उलट एक दूसरा काम होगा। जयंत चौधरी जो है वो, उनको कितनी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, वो प्रश्न है। तो 9 विधायक उनके हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 10 से 15 सीटें से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उनको दे नहीं पाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरणार्थ बताता हूँ, ये पॉलिटिकल है। थाना भवन के विधायक अशरफ अली खान, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कई बार सुरेश राणा। और सुरेश राणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी नजदीकी है। कैबिनेट विस्तार होने वाला है, संभावना है कि वो मंत्री बनेंगे, पहले गन्ना मंत्री भी रहे। तो बहुत अधिक संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को अपने पास रखेगी, भले ही विनिंग सीट हो आरएलडी की। और जयंत वहां अपना पक्ष भी नहीं रख पाएंगे, अपोज नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी में तो वो कह भी पाए ये सीट हम ले लेंगे, ये सीट हम लेंगे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है कि वहां इतने छोटे छोटे दल खड़े होकर के स्टैंड बाय करके अपनी बात दमदार तरीके से कह दें, इसकी संभावना अब कम दिखती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी संभावना सिटिंग सीट जाएगी, सिटिंग सीट जाएगी। दूसरी जगह और भी बहुत सारी जगह इश्यूज आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी वो आरएलडी के सिंबल पे देगी, अपने कार्यकर्ता देगी, जैसे समाजवादी पार्टी ने एप्लीकेट किया था। तो जयंत को भी हम डिस्कस करें, और हम ओम प्रकाश राजभर को भी डिस्कस करें, संजय निषाद को भी डिस्कस करें, तो मेरा ये मानना है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर ही थोड़े बहुत हो सकता है कि वो सॉफ्टनेस उन्हीं में आ सकती है, क्योंकि वो इस
खुले मन के आदमी हैं, वो माफी मांगने में देर नहीं लगाएंगे। अखिलेश यादव से माफी मांग लेंगे राजनीतिक बातें करके। संजय निषाद और जयंत चौधरी तो नहीं आएंगे कंफर्म, वे भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं लेंगे वो स्थिति। सर मेरा अगला सवाल है कि आपके दृष्टिकोण से बीजेपी यूपी का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ सकती है और विपक्ष उसका कैसे काउंटर करेगा? देखिए, पहला तो ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनसे पूछा कि भाई आपने तो इतना काम कराया, आपने स्टेडियम बनवाया, आपने सबसे अच्छी सड़क दी, ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है नोएडा से जाते हैं लखनऊ, तो आपने सड़कें अच्छी बनवाई, आपने कई बिल्डिंग्स बनाई, आपने 10-90 दिया, आपने वैन, एम्बुलेंस वैन बहुत मशहूर सर्विस रही 112, 109 वो दी, आपने पुलिस जो डायल 100 उस दौर में था उसको 112 कहने लगे हैं वो दिया, कई सारे सुधार आपने किए, लैपटॉप आपने दिए, लड़कियों को आपने खासकर मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। ये सब चीजें सवाल थे, लेकिन आप तो चुनाव हार गए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग ये बात जानते नहीं थे कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ विकास करना जरूरी नहीं है, चुनाव जो है वो बहकाने से भी जीता जाता है, भ्रमित भी। तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, उसमें सड़क, बिजली, पानी ये कंसिडर नहीं होता। जो मुलायम सिंह यादव का नारा था कि दवाई, सिंचाई, पढ़ाई मुफ्त हो, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति का नारा था दवाई, सिंचाई, पढ़ाई मुफ्त हो। तो ये बात समझ में आ गई उनके कि ये मुद्दे नहीं है। तो पहला मुद्दा जो होगा वो ये होगा कि देखिए, हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। वे लोग जो कानून व्यवस्था को, लाइन एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते थे, हमने उनको टाइट किया है। सिंपल, चाहे वो मौखिक तौर पे ना कहे, लेकिन वो घोषणा पत्र में इस बात को शामिल ना करे। बढ़िया कानून व्यवस्था, ये पहला मुद्दा होगा। दंगे हमने नहीं होने दिए, झगड़े हमने नहीं होने दिए, ये कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये रहेगा। और दूसरी चीज जो मुख्य उनकी रहेगी वो ये रहेगी कि माफियाओं के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की, हमने उन्हें बुलडोज किया। ये मुद्दा होगा कि हमने भयमुक्त प्रशासन दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा। हमने भयमुक्त प्रशासन दिया, हमने गुंडे को रोका, हमने गुंडे को रोका, हमने भयमुक्त प्रशासन दिया। बाकी सड़क, पानी, बिजली वो सामान्य प्रोसेस है, वो चलती रहती है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, ना करेंगे, मुद्दे इसी पर बात होगा। दूसरा, इनडायरेक्ट में उसका पॉलिटिकल लाभ नहीं ले सकते, लेकिन इनडायरेक्ट में वो कहेंगे कि राम मंदिर भी एक इशू रहेगा। और अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ा जो मुद्दा रहेगा ये तो बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन ये भी असरदार रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो SIR रहेगा। SIR पे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 2027 का। किन लोगों के नाम काटे गए, एक पक्ष ये कहने की कोशिश करेगा कि जो बाहरी थे, घुसपैठिए थे, हमने उनके नाम काट दिए। दूसरा पक्ष ये कहेगा कि तुमने घुसपैठियों के नाम नहीं काटे, वो यही के लोग थे। इसी पर चलेगा, इसी पर चलेगा, क्योंकि एक पक्ष का वोटर जो है वो कुलीन है, अमीर वोटर है, दूसरे पक्ष का पिछड़ा और गरीब है। तो चुनाव इसी के इर्द गिर्द रहेगा। SIR इस चुनाव का की पॉइंट होगा, की फैक्टर, मुख्य चुनाव का विजय। सर मेरा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की जो मेजर कास्ट है ब्राह्मण और ठाकुर, क्या उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि और बीजेपी के जो मुख्य वोटर हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? हाँ, ये दोनों जुड़े हुए सवाल है, ये जो आपका सवाल है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि पिछले दिनों ठाकुर विधायक जो है उनकी एक पंचायत हुई थी, कुटुंब के नाम से ग्रुप बना था, और वो परिस्थितिवश था। परिस्थितिवश इसलिए था क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक दिल्ली में है, उसके प्रेसिडेंट का चुनाव था, सेक्रेटरी का चुनाव था, और उसके सेक्रेटरी के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी जो बिहार के एक बड़े राजपूत नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनको चुनाव, दूसरा प्रत्याशी उसमें थे संजीव बालियान। तो कुछ इस तरह की बात कही जा रही थी कि संजीव बालियान को अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनका समर्थन है, कही जा रही थी, बात पुष्टि नहीं हुई। तो इसलिए
इसको प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था राजपूत नेताओं ने, और राजीव प्रताप रूडी को उन्होंने प्रतिष्ठा का चुनाव बनाकर जीत दिलाने का काम किया था। इसके लिए कुटुंब परिवार की मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में। एक बात, इसी तरह के ब्राह्मण विधायक जो हैं उनकी भी मीटिंग हुई। जब ब्राह्मणों में और राजपूत विधायकों में उत्तर प्रदेश में एक बात हुई है, उत्तर प्रदेश में ये बात हुई है सबसे अहम बात, कि यहाँ पर ये देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझें तो ये ब्राह्मणों की राजनीति के लिए स्वर्ण काल यहाँ रहा है। एनडी तिवारी यहाँ लंबे समय तक सीएम रहे, और विभिन्न समय से अगर आप देखें तो जब बसपा की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जरूर मायावती थी, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी। उसी तरह से जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी, अभी भी आप देखें तो माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है पिछले 50 सालों में, आजादी के बाद से। वहीं के राजीव गांधी, वहीं की इंदिरा गांधी, वहीं के राहुल गांधी, वहीं की प्रियंका गांधी, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, दिनेश्वर मिश्रा, तमाम नाम है, तमाम। और अगर थोड़ा बाहुबल की तरफ भी जाए तो उधर भी नाम है, तिवारी, हरिशंकर तिवारी। मतलब हर तरह से इनका दबदबा है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो दबदबा कम हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय क्षत्रियों का दबदबा है, ठाकुरों का दबदबा है। पावर सेंटर किसके हाथ में है? तो यूपी का जो पावर सेंटर है इस समय, वो इसलिए नहीं कि सीएम है उनकी जाति की, बल्कि हम उसे अगर ब्रॉडली देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक, समाजवादी पार्टी तो ये बात कहती है, मगर ये सबको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय राजपूतों का प्रभाव है। तो ब्राह्मणों को कहीं से ऐसा लगता है, जैसे उनके डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, इससे पहले उनके डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, तो ना तो दिनेश शर्मा उतने प्रभावशाली बन पाए और ना ब्रजेश पाठक उतने प्रभावशाली बन पाए। एक तो कारण है ये। दूसरा कारण ये है कि ये भी बड़ा कारण है, दूसरा कारण ये बहुत बड़ा कारण है कि इनको लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलग अलग उसी, जैसे ठाकुर हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं, तो इनको लगता है कि उनको अगर अपनी इंपोर्टेंस बढ़ानी है, उनको अपना कद बढ़ाना है, तो उनको दबाव बनाना पड़ेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स से। तो ये सब लोग इकट्ठे हुए तो इनसे दबाव बना। हाल ही का जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंकज चौधरी, उन्होंने कहा मैं इस तरह की मीटिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। इग्नोर करते तो ज्यादा बेहतर था, मुझे अजीब लगा उनका ये बयान, कहने से बचना चाहिए था, लेकिन कहा उन्होंने। तो आपका सवाल तो ठीक है, पावर कंफ्लिक्ट तो होता है कि नहीं, पावर वाले लोगों में होता है। पावर कंफ्लिक्ट किन में होता है? जिनके पास पावर हो। ब्राह्मणों के पास भी पावर है और क्षत्रियों के पास भी, राजपूतों के पास भी पावर है उत्तर प्रदेश में, तो दोनों में पावर कंफ्लिक्ट है। अब ये दलितों में तो नहीं हो सकता ना, माइनॉरिटी में नहीं हो सकता, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। यादव में नहीं हो सकता, ये यादव क्या पावर कंफ्लिक्ट के लिए लड़ेंगे? आप बताइए, मुस्लिम कहाँ पावर कंफ्लिक्ट के लिए लड़ेंगे? जिनके पास पावर है वो तो उनका पावर है, पावर कंफ्लिक्ट है। तो पावर कंफ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं करेंगे या नाराज हो जाएंगे। या 2024 में तो जैसे ठाकुर वोट कुछ पड़ गई, तो वो ऐसा पावर कंफ्लिक्ट नहीं है कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि अपोजिशन को, कि अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा या पावर कंफ्लिक्ट होगा ठाकुरों के साथ में, तो वो उनके विरोध में जाकर के उनको वोट कर देगा। ऐसा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वोट आइडियोलॉजी पे हो रही है आजकल, लोग अवेयर हैं, तो वोट आइडियोलॉजी पे हो रही है। वो परिवार में झगड़े की तरह हो सकता है, लेकिन अगर परिवार में झगड़ा है तो पड़ोस में जाकर के बैठने का मतलब नहीं बनेगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। सर, अखिलेश जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, पीडीए फॉर्मूले की, उसमें ऐसी एक चर्चा हो रही है कि सामान्य सीट से अखिलेश एक दलित को लड़ा सकते हैं और पीडीए वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इस बार सीटों पर। तो मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इनको लेकर, प्रत्याशी चयन को लेकर? देखिए, प्रत्याशी चयन का जहाँ है तक है मामला, वो पहला ये है कि अखिलेश यादव जो है वो इस बार टिकट देने में किसी की नहीं सुनेंगे। कोई उन्हें उनके पास जाकर के ये कह दे कि मुझे 5 टिकट दे दो, मेरे लोग 5 टिकट दे दो, नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव सभी टिकट खुद से फाइनल करेंगे।
हर सीट पर उन्होंने एक कोई कंपनी है सर्वे कराने वाली, कई कंपनी बदल ली है, उनसे उन्होंने अलग अलग कंपनी से अलग अलग सर्वे रिपोर्ट ले ली है। अब उनको फिल्टर करके वो निकाल रहे हैं कि कहाँ क्या, किस सीट पर किसे लड़ाना है, वो तय कर चुके हैं। कैंडिडेट हो सकता है तय ना किया हो, किस कास्ट का व्यक्ति लड़ाना है ये तय कर चुके हैं। उस कास्ट के 4 या 5 व्यक्ति आवेदन के तौर पर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए है। जिन सीटों पर दलित संख्या में ज्यादा है और वह सीट जो है वो रिजर्व नहीं है, वहां अखिलेश यादव वो जो सामान्य सीट पर दलित लड़ाने का विचार कर रहे हैं। वो 50 सीटों से ज्यादा मुसलमान और यादवों को देने के मूड में नहीं है। वो 350 से ज्यादा सीटें जो हैं वो उन पर लड़ाना चाहते हैं जहां जाति का समीकरण उनका फिट बैठता हो, पीडीए का। ऐसी राजनीतिक दल जो जिनको टिकट नहीं देते हैं, जैसे कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, कश्यप, हमारी तरफ सैनी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैनी, उधर मौर्य, सैनी, कुर्मी, पासी बहुत सारे सांसद जीते गए, जैसे अवधेश प्रसाद है अयोध्या के सांसद, पासी। यानी ऐसी जातियां जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर रही हैं, जिनको दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने टिकट अब देकर के नहीं लड़ाया है, और उनकी उस विधानसभा में अच्छी संख्या है, वो बैलेंस होता है। वहां मुसलमान है संख्या में, वहां संख्या में यादव है, अच्छी संख्या में यादव है, अच्छी संख्या में मुसलमान है, और वो देख रहे हैं कि अगर 20,000 यहाँ हमें शाक्य मिल जाए तो हमारा विधायक बन जाएगा, तो वो शाक्य को टिकट देंगे। 50,000 मुसलमान है नहीं देंगे, 50,000 यादव है नहीं देंगे, 20,000 शाक्य तो देंगे, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। तो उनका टिकटों का जो गणित है वो तो ये है। और एक नहीं, उन्होंने कई कंपनी से सर्वे कराया है, और कई कंपनी का सर्वे करा करके फिल्टर कराया है। फिल्टर कराने के बाद भी 4-4, 5-5 जो लोग हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उसके बाद फिर उनको मॉनिटर करा रहे हैं, मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं, कौन व्यक्ति क्षेत्र में कितना काम कर रहा है, उसका कितना असर है, उसके ऊपर अलग से एक टीम मॉनिटर कर रही है। तो इस बार अखिलेश यादव की जो टिकटिंग होने वाली है वो बिहार की तरह नहीं होगी। बिहार में जो मूर्खता आज राजद के लोगों से हुई, वो मूर्खता यहाँ नहीं होगी। आपने उनका एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि टिकट उसको देंगे जो जीतने वाला हो। यानी ये भी कोई पाबंदी नहीं है कि कांग्रेस ये कहे कि हमको 50 सीटें दे दो या 60 सीटें दे दो, साथ में रहे, तो यह भी कुछ नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन कैंडिडेट ला रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन सामने रखी जाएगी, डाटा रखा जाएगा, स्क्रीन खोली जाएगी, टैब खोला जाएगा, आईपैड पे दिखाया जाएगा ये जो कैंडिडेट आप दे रही है इसलिए हारे। जैसे उदाहरणार्थ आप देखें, झांसी में प्रदीप जैन लड़ाया था, तो अगर वहां पीडीए का कोई व्यक्ति होता पिछले वर्ग का, जीत जाता। तो इस प्रकार से इस बार जो टिकटिंग होगी उसका बड़ा मैकेनिज्म मजबूत बना के रखा है अखिलेश यादव ने, कोई गलती करने के मूड में नहीं है, जेन्युइनली। अभी मैंने देखो कितनी मजबूत आपको बताई, फिर से दोहरा देता हूँ। उन्होंने एक सीट पर 4-4 कंपनी से सर्वे कराया, फिर वहां से फिल्टर किया कि किस जाति का व्यक्ति लड़ेगा तो जीतेगा, और जब उस जाति के अब उस जाति का व्यक्ति लड़ाने के लिए उसके 4 विकल्प खोजे, फिर उन चारों को फिल्टर कर रहे हैं, फिर उनको ऊपर मॉनिटरिंग करा रहे हैं। तो कितना संजीदा वो है चुनाव को लेकर के। अखिलेश यादव इस बार जो है टिकटॉक के मैनेजमेंट पर बेइंतहा फोकस कर रहे हैं, और जेन्युइन बात यह है कि 200 टिकट फाइनल है। लगभग 180 टिकट जो है वो किसको लड़ाने हैं वो तय कर चुके हैं। लगभग 180 टिकट, 180 तय है कि इनको लड़ाना है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो चुनाव तो हल्के में नहीं लेंगे। ये सामान्य सीटों पर दलित लड़ाना जहां तक प्रश्न है, ये एक दांव है जिसे वो चलेंगे, चल सकते हैं। किया उन्होंने किया, मेरठ में किया, अयोध्या में किया। मेरठ में तो जीतते जीतते रह गए, अयोध्या में जीत ही गए। फिर पीडीए जो है पिछला दलित अल्पसंख्यक, इस समुदाय को ये उन्होंने जो गठजोड़ बनाया है, ये सिर्फ कहने भर तक नहीं, इसी एप्लीकेशन को लगा रहे हैं। इसी एप्लीकेशन को एप्लीकेट करेंगे, इसी के आधार पर टिकटिंग होगी। सर, पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, क्योंकि वो जयंत चौधरी के साथ आना नहीं चाहते और चंद्रशेखर के साथ भी नहीं आना चाहते, और वो अच्छा पश्चिमी यूपी उनका बेस वोटर भी नहीं है वहां पे उनका कुछ भी। तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, और ऐसी भी संभावना बताई जा रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ 3rd टर्म चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो एक बीजेपी की बड़ी ताकत बन सकते हैं।
अगर वो तीसरी बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो क्या ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो सकता है? हाँ, ये है सवाल। देखिए हमारी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, पीडीए की बात जो वो कर रहे हैं, वो आप बात करो पश्चिम उत्तर प्रदेश एक्चुअली अलग है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ना 80 लोकसभा सीटें हैं, हुँ, 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि 4 राज्यों के बराबर एक राज्य है। बिल्कुल। हुँ, तो आप उसमें पूर्वांचल है, अवध है, हुँ, बुंदेलखंड है और पश्चिमांचल है। पश्चिमांचल मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश। हुँ, और अभी तो उत्तराखंड इससे अलग हो गया। नहीं तो मैं आपको बता दूँ एक समय तो उत्तराखंड भी इसी का हिस्सा था। हुँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है कि अखिलेश यादव जो हैं, वो चंद्रशेखर जो हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चंद्रशेखर के लिए दरवाजे बंद हैं, हुँ, लेकिन चंद्रशेखर अधिक महत्वाकांक्षी हैं। अखिलेश यादव उनको मान लो पहले वो 1 सीट, 2 सीट तक का इश्यू था। आज अखिलेश यादव हो सकता है उनसे 10 से 15 सीटों तक भी। ठाकुरों में है ब्राह्मणों से आगे निकलने की। बिल्कुल। संख्या गिनी जाती है। हुँ, उत्तर प्रदेश में 403 कितने ब्राह्मण विधायक जीते? 45 जीते। ठाकुर कितने जीते? 51। मिठाइयाँ बाँटो। यादव हुँ, कितने जीते? 30 जीते। कुर्मी कितने जीते? 29। यादव ज़्यादा हो गए। सांसद यादव कितने जीते? सांसद कुर्मी कितने जीते? संख्या बल काउंट होता है। हमारे इतने विधायक, हमारे इतने सांसद, हमारे इतने कलेक्टर, हमारे इतने एसपी, जातियों में बाँटा जाता है लोगों को। हुँ, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक नया गेम पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो चाहते हैं वो ये है कि वो गुर्जर को मुसलमानों के साथ जोड़ करके, इसलिए गुर्जर को प्रमोट कर रहे हैं। पीडीए में ये गुर्जर, सैनी, कश्यप ऐसी जातियाँ जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनको जोड़ के रखें। गुर्जर इस समय काफ़ी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनके अंदर फायर है, तो वो प्लस करेगा कहीं न कहीं। हुँ, नया मैकेनिज़्म बना रहे हैं। और ये बात सही है आपकी कि जाट जो है वो चौधरी जयंत के साथ था, मगर कितना जाट उनके साथ था, कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उनके आने से नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। कई बार ये जाति वाला मैकेनिज़्म जो मैंने आपको बताया है, ऐसा भी होता है। मान लीजिए जहाँ जाट जाता है, वहाँ गुर्जर नहीं जाता, हुँ, जहाँ दलित जाता है, वहाँ ठाकुर नहीं जाता, जहाँ ठाकुर जाता है, वहाँ ब्राह्मण नहीं जाता, जहाँ ब्राह्मण जाता है, वहाँ ये स्थानीय स्तर का मैकेनिज़्म है। इस पे बड़े चैनलों में नहीं डिस्कस होता, ये ग्राउंड से पता चलता है। हुँ, जैसे 2024 में हम ग्राउंड को पढ़ने में इसलिए अधिक सक्षम हो पाए क्योंकि हम जानते थे कि स्थानीय स्तर पर 2 नेताओं के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये आज नहीं कहा जा सकता, इसके लिए समय लगेगा। हुँ। ये बड़ी परिदृश्य में जो हम देखते हैं या जिन हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, उससे अलग स्थानीय स्तर पर ये जो बात समझ में आती है, ये होता है जातियों का प्रतिनिधित्व किसका कितना है, ये की फैक्टर रह सकता है। हुँ। सर मेरा आखिरी सवाल है कि मुसलमानों का यूपी इलेक्शन में क्या रुख हो सकता है? क्या अखिलेश यादव को एक तरफ़ा वोट पड़ेंगे मुसलमानों के? या फिर वो बिहार में जैसे वोट पड़े हैं, उस तरह से मुसलमान राजनीतिक नेतृत्व देखकर करेंगे? हाँ, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हुँ, मुसलमान जो हैं वो किसे वोट दें, किसे वोट दें ना दें। हुँ, देखिए, एक बात तो ये सही है कि एक रिटायलेशन है। हुँ, पिछले कुछ समय से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक तरह की फायर है अपना नेता चुनने की, हुँ, क़यादत की। उन्हें लग रहा है कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है बीजेपी को हराना। हम तो अपनी हुँ, क़यादत को प्रमोट करेंगे, हम तो अपनी क़यादत को बड़ा करेंगे। ये बिहार में देखा भी। कुछ हुँ, गलतियाँ होती हैं। बिहार में मुसलमानों ने जब असदुद्दीन ओवैसी को वोट किया, उनके 6 विधायक बना दिए, तो तब से ये संभावना है कि ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। हुँ, क्योंकि टिकट कम देंगे। बिहार में गलती क्या हुई तेजस्वी यादव ने? वो उन्होंने यादवों को तो 50 से ज़्यादा टिकट दिए, लेकिन मुसलमानों को 19 टिकट दिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्या करेंगे कि वो मुसलमानों को भी कम टिकट देंगे, यादवों को भी कम देंगे। एक तो ये बैलेंस होगी बात, वहाँ ये गलती हुई। हुँ, उन्होंने कहा भई आपने यादवों को इतना टिकट दे दिया तो फिर आप यादव। फिर दूसरा वहाँ ये गलती हुई कि मुकेश सहनी को 2.5 का कर दिया, डिप्टी सीएम। यहाँ अखिलेश यादव किसी को डिप्टी सीएम घोषित नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे मैनेज करेंगे, वहाँ से ऐसे मैनेज करेंगे, किसी से वादा नहीं करेंगे डिप्टी सीएम बनाने का। हुँ, फिर वहाँ सरकार नहीं बनी। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ कितना प्रभावित करेंगे, किसको प्रभावित करेंगे? वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो वो रिटायलेशन मुस्लिम्स एट्रोसिटीज़ की बात अगर आरोप लगाए मुस्लिम संगठन, तो मुस्लिम एट्रोसिटीज़ की बात करें तो वो उतना प्रभावी नहीं था वहाँ बिहार में। हुँ, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो उनकी छवि वैसी नहीं है, यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान होते हैं डेंटिंग पेंटिंग का, उन लोगों को नहीं पता किसकी सरकार है, हुँ, उनका एक्शन दिखता है। इसलिए यहाँ मुस्लिम्स जो है वो सरकार बदलने को लेकर के अधिक कमिटेड है।
और उसे पता है कि अपनी क़यादत सरकार नहीं बदल पाएगी। हम्म यहाँ अधिक कमिटेड है, उसको पता है कि जो एग्जैक्ट ओपोजिशन है वो सरकार बदलेगा। और हम्म एग्जैक्ट ओपोजिशन कौन है? वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए वहाँ कम असर होगा, होगा लेकिन कम असर होगा। हो सकता है वो 1-2 सीटों तक प्रभावी रह जाए, 1-2 जिलों तक प्रभावी हो जाए, लेकिन वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसको काउंटर करने का एक तरीका खोजा है। और उसको काउंटर करने का एक तरीका क्या खोजा है? उसको ये खोजा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और 1-2 और राजनीतिक दल, वे सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर थर्ड फ्रंट टाइप चीज़ आ सकती है। ऐसी स्थिति में लोग ये कह रहे हैं कि कहीं से अंदर से आवाज आ रही है कि ऐसी स्थिति में बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी और बहुत अधिक संभावना है कि कांग्रेस जो है इस थर्ड फ्रंट में चली जाए। तो अभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन वोट तो आपको और हमें ही देना है और हमें ही तय करना है कि हमें किसे जिताना है, किसे हराना है। तो राजनीतिक पार्टियां अगर एकजुट हो जाएं और वो किसी प्रकार का ही माहौल बनाने की कोशिश करें या कोई भी मोमेंटम बनाए, लेकिन जनता के मन की बात है ना, उसको किसको जिताना है, किसको हराना है। और आइडियोलॉजी जो सेट होती है वो एक दिन में सेट नहीं होती है, वो महीनों लगते हैं उसको मोबाइल देख देख करके। बिल्कुल। मोबाइल देख देख के उसको महीनों लगते हैं, उसके माइंड में सेट हो जाता है। तो उसको किसको वोट देना है 2027 में, या ये 16 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जान चुके हैं। आज कल वोट करा लीजिए तब भी वही होगा, 1 साल वोट करा लीजिए तब भी वही होगा। तो राजनीतिक पार्टियां अगर अपनी टीम 19-20 करेंगी तो बहुत ज़्यादा वो उसका ये जनता पे कोई असर बन जाएगा। फॉलोवर नहीं है आप लोग, एक्चुअली वोटर फॉलोवर नहीं है, डिसाइडर है। वोटर जो है वो डिसाइडर है, फॉलोवर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। आप इस चर्चा से कितनी सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।